दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसका कारण भी बताया था। कई वीडियोस में मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या समस्याएं चल रही हैं। तो एक सर की, जो रवि सर की मैथ की क्लासेस रेगुलर चल रही थी, तो आज मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था कि शाम को आपकी क्लास जो है वो जियोग्राफी की मैराथन क्लास आने वाली है। तो इस क्लास में देखते हैं कितनी क्लास ये चल पाती है, और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी ज्योग्राफी की चीज़ें हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद अक्षांश रेखाओं के बाद मैं देशांतर रेखाओं की तरफ चलूंगा, और भी जो है चीजें इसमें जो बताने वाली हैं वो भी मैं बताऊंगा। और ये क्लास जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, तो इस क्लास में बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाता है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग लाइक कमेंट करोगे, आप लोग हाँ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में रियल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो ले चलते हैं क्लास की तरफ, और आगे की तरफ चलते हैं, और क्लास में ही डिस्कस करेंगे। और भी क्या बातें हैं, जो भी बातें होंगी वो क्लास में डिस्कस करते चलेंगे। और आपको मैंने बोला कि शेयर जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। और ये भी बताइए कि जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये कैसा लग रहा है, या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आप लोगों की आ रही है नहीं आ रही है। चलो ले चलते हैं वीडियो आगे की तरफ। और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। क्या मैंने बताया था? अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्ष क्या होता है, अक्ष के अक्षांश क्या होता है, ये मैंने आपको सब कुछ बताया। तो आज सबसे पहले आता है कि व्हाट इज अक्षांश, मतलब अक्षांश क्या है, क्या होता है। मैंने बोला अक्षांश क्या है, हमने बोला अक्षांश क्या है। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की तरफ न चलते हुए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अक्षांश क्या है। तो हमने बोला था अक्षांश क्या है, अक्षांश है अक्ष के द्वारा बने कोण को, क्या, अक्ष के द्वारा बने कोण को, अक्ष के द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं हम, बने कोण को अक्षांश कहते हैं। बने कोण को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। अब अक्ष क्या होता है, जो चीजें दो अक्ष के बीच बनता है कोण, उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो अक्ष के द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं, बने कोण को हम अक्षांश कहते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट हमने आपको समझा चुका था, पहले भी बताया था, अक्षांश कहते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्ष क्या होते हैं, और अक्ष के द्वारा बने कोण क्या होते हैं, अक्षांश की रेखाएं क्या होती है, ये मैं आपको सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद हमने बोला था कि एक ग्लोब है, समझना, मैं लिखाऊंगा नहीं, ग्लोब के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सबसे पहले ग्लोब है। ग्लोब में हमने आपको बताया था, ग्लोब जो है थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, मैं इसे सही कर लेता हूं, ये ग्लोब बन गया। ग्लोब में हमने बोला था कि अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती है, उनकी जो स्थिति होते हैं, कहां निर्धारण करती हैं। तो हमने बोला था ग्लोब जो है, ग्लोब के दो पार्ट में डिवाइड करता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो अब समझ में आया। तो हम बोले कि अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। किधर से, पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। जबकि इसकी स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति क्या होता है, स्थिति होती है इनकी बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये स्थिति किधर निर्धारण कर रही है। अक्षांश रेखाएं खींची तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये पश्चिम है, और ये क्या है, ये है पूर्व, ये क्या है, पूर्व। तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जा रही है। किधर से, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जा रही हैं। बट इनकी स्थिति की बात करें, क्या इनकी स्थिति की बात करें, तो स्थिति जो है वो स्थिति किधर होती है, स्थिति की बात करें तो स्थिति जो है उत्तर व दक्षिण निर्धारित करती है।
स्थिति किधर, उत्तर से दक्षिण की निर्धारण करती हैं इनकी स्थिति अक्षांश रेखाएं। जबकि अक्षांश रेखाएं बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। ये चीजें मैं आपको समझा चुका था, पहले भी बता चुका था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना फिर से इसे डिस्कस कर लिया जाए। और भी आगे कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी अक्षांश रेखाओं के बारे में, वो भी डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद देशांतर की तरफ चलता हूं। उसके बाद हमने बोला था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहां बता दिया, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। उसके बाद हमने अक्षांश भी बता दिया, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या या कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, और जो विषुवत रेखा होती है उसकी हाइट कितनी होती है, ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कुल अक्षांश की बात करें। नंबर 1 कुल अक्षांश, नंबर 1 कुल अक्षांश। दूसरा नंबर हो चुका है यहाँ पे कुल अक्षांश रेखाएं। क्या, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं। और तीसरा फैक्ट इसमें बन जाएगा कुल अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांशीय वृत्त। क्या बोलेंगे, कुल अक्षांशीय वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुल अक्षांशीय वृत्त, कुल अक्षांशीय वृत्त। हमने इनकी संख्या आपको बताई थी, शायद आपको याद होगा, याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश कितने, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, कुल अक्षांशीय वृत्त कितने। तो हमने बोला था कुल अक्षांश की सिर्फ बात की जाए, कुल अक्षांश की बात की जाए तो 180, और कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो 179, और कुल अक्षांशीय वृत्त की बात की जाए तो 181। आखिर ये कैसे, कहां से कम हो रही है, कौन सी अक्षांश रेखा एक बढ़ रही है, कौन कम हो रही है, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। शायद मैंने उस बार समझाया था या नहीं समझाया था, मुझे याद नहीं है, बट आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने आपको ग्लोब में बताया था कि कौन सी अक्षांश रेखा हट जाती है, कौन सी अक्षांश रेखा नहीं जुड़ती है, कौन सी अक्षांश रेखा जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ग्लोब बना दिया, समझना, ये मैंने एक छोटा सा ग्लोब बना दिया, ये ग्लोब बन गया। ग्लोब बनने के बाद एक ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दी। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो खिंच गई है उसमें इसने 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक यहीं से क्वेश्चन बनता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो गोलार्धों को डिवाइड करती है। तो ये नॉर्थ गोलार्ध और साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो दो गोलार्धों को डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। यहां से एक फैक्ट बनता है। उसके बाद बताया कि मैंने यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये खिंच गई है, इसके बाद इसके समानांतर खींची जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, इसकी समानांतर खींची वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची जाने वाली सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। इनकी स्थिति की बात की जाए तो इनकी स्थिति जो होती है वो पूर्व मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच में इनकी स्थिति होती है। हम बात कर रहे थे कि कुल अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांशीय वृत्त। अब कुल अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में ये जो 0 डिग्री है ये भी काउंट हो जाती है। इसे मिला के टोटल ये काउंट की जाए तो 180 हो जाती है। कितनी, 180, 180 हो जाती है। यदि हम बात करें कुल अक्षांश रेखाएं, सिर्फ अक्षांश रेखाओं की बात की गई है, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे डिवाइड करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी। क्या, एक डिवाइड करने के लिए, दो गोलार्धों को डिवाइड करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी। इस वजह से कुल अक्षांश रेखाओं में जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे काउंट नहीं करती हैं। किसे नहीं काउंट करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कुल अक्षांश रेखाओं में नहीं डिवाइड करते हैं। फिर अगला फैक्ट है कि कुल अक्षांशीय वृत्त कितने। अब वृत्त में फिर मैंने आया, समझना तीनों पॉइंट। कुल अक्षांशीय वृत्त की बात की जाए तो कुल अक्षांशीय वृत्त में कुल अक्षांशीय, तो इसमें भी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा काउंट नहीं होती है। जब इसे काउंट नहीं करेंगे तो 179 होगा। जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काउंट नहीं करेंगे तो 179 होगा। अब दो कहां से आएंगे, दो, एक ये यहां पे आता है नॉर्थ पोल, एक ये बनता है साउथ पोल।
ये जो बनता है इससे यहां से एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, तो ये दो टोटल यहां बढ़ जाती हैं, तो ये इसका निर्माण कर देती है कुल अक्षांशी वृत्त। ये वृत्त का निर्माण करती है, किसका? वृत्त। ये जो है वृत्त, ये पूछ रही है ये वृत्त कितने हैं, ये वृत्त का संख्या, वृत्त की संख्या पूछी जा रही है कि वृत्त आखिर कितने हैं। तो वृत्त की संख्या पूछी जाए, कुल अक्षांशी वृत्त की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 181। ओके, ठीक। अब उसके बाद अगली बात करें, अगली बात करते हैं कि कुल अक्षांशी, हमने यहाँ पे रेखाओं की बात कर ली, रेखाओं के कितनी रेखाएं हैं, कुल अक्षांशी रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांशी वृत्त कितने हैं। उसके बाद बात आती है कि इनकी दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लिख देते हैं। दूरी कितनी होती है? यदि हम दूरी बात करें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में, दूरी के बारे में समझ लेते हैं कि दूरी, आखिर दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दूरी को क्या कहते हैं? तो दूरी को हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। अब ये दूरी होती कितनी है? हमने बोला दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कटिबंध। लेकिन ये दूरी की बात की जाए तो दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। हर समान सब जगह समान नहीं होती है, कुछ जगह कम, कुछ जगह ज्यादा। तो ये औसतन ले ली जाती है 111 किलोमीटर। कितनी? औसतन ले ली जाती है 111 किलोमीटर। समझ में आया आपको? चलो, और भी एक फैक्ट बताया था कि केवल अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? केवल अक्षांश रेखाएं जो हैं वो जलवायु का निर्धारण करती हैं। किसका? जलवायु का निर्धारण करती हैं, जलवायु का। ये भी हमने शायद आपको समझाया था कि जलवायु का निर्धारण कैसे करती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मैं फिर से एक बार ग्लूकोज को समझा देता हूं, दोबारा से उसे रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को 100% समझ में आ जाए कि आखिर क्या है ये अक्षांश रेखाएं जो है जलवायु का निर्धारण कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, और इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है। क्या देशांतर रेखाएं इसका निर्धारण नहीं कर सकती हैं? क्या देशांतर रेखाएं जलवायु का निर्धारण नहीं कर सकती हैं? इन सवालों के जवाब भी आपको इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोब बना लेता हूं। क्या? सबसे पहले मैंने एक ग्लोब बना लिया, ये एक मैंने ग्लोब बना लिया। ओके, ये मैंने एक ग्लोब बना लिया। ग्लोब बनाने के बाद ये मैंने एक यहां से काल्पनिक रेखा डाल दी। काल्पनिक रेखा खींचने के बाद एक हमने यहां से एक ये रेखा खींच दी और एक ये रेखा खींच दी। इसी प्रकार से एक नीचे की साइड और एक इधर साइड। तो ये क्या हो गई? ये 0 डिग्री हो गई। क्या हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। क्या हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। इसे और क्या कहते हैं हम? इसे और कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसे? विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यदि हम 23.5 डिग्री, यदि हम 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ की तरफ चलेंगे, कहां? 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? 23.5 डिग्री जब नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो इसे नाम दिया जाता है कर्क रेखा। क्या दिया जाता है? कर्क रेखा। यही वो कर्क रेखा है जो भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पढ़ा होगा तो भारत के सबसे पहले राज्य, यदि हम क्रम की बात करें, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने की बात करें, तो सबसे पहले गुजरात आता है। क्या? यही कर्क रेखा है जो भारत के 7 राज्यों से होकर, या 9 कितने होते हैं देखो, सबसे पहले बता दें, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है यही 23.5 डिग्री रेखा। उसके बाद बात करें हम 23.5 डिग्री जब नॉर्थ की तरफ चले, यदि हम इधर आ जाएं 23.5 डिग्री, यदि हम 23.5 डिग्री साउथ में आ जाएं, किधर? साउथ में आ जाए, साउथ में आएंगे तो इसका नाम क्या दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है मकर रेखा। क्या दिया जाता है? मकर रेखा। क्या नाम दिया जाता है?
यदि हम 23.5 डिग्री जो है वो साउथ की तरफ आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे तो इसे नाम दिया जाता है मकर रेखा। यदि 23.5 डिग्री हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसे नाम दिया जाता है कर्क रेखा। अब हम 66.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये 66.5 डिग्री ये साउथ की तरफ चल रहे और 66.5 डिग्री जो है वो हम नॉर्थ की तरफ चल रहे, तो इसे क्या नाम दिया जाता है और इसे नाम क्या दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, और इसे नाम दिया जाता है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ओके, अब ये जो क्षेत्र बच गया इसे क्षेत्र को नाम दिया जाता है साउथ पोल। इसे क्या नाम देते हैं? साउथ पोल, जिसे नाम दिया जाता है हिंदी में कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार से जो ये बचता है इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ओके, देखो इतनी चीजें समझ में आ गई। ग्लोब में मैंने बताया 23.5 डिग्री जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगी, और 23.5 डिग्री जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें मकर रेखा मिलती है। वही कंडीशन होती है कि जब हम 66.5 डिग्री जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? तो हमें आर्कटिक रेखा मिलेगी। जब हम 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे तो हमें अंटार्कटिक रेखा मिलेगी। फिर ऊपर जो पोल होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कह देते हैं, नॉर्थ पोल, और जो नीचे की साइड होता है उसे हम कह देते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। इसका निर्माण हो चुका। उसके बाद जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अब देखो कटिबंध का मतलब क्या हुआ, कटिबंध क्यों आया? उष्ण, उष्ण मतलब क्या होता? उष्ण मतलब ज्यादा जहां गर्मी हो, तो विषुवत रेखा के पास ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पहुंचता है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। अब उष्ण कटिबंध जहां यहाँ पे जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देश हैं, वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से वहां के लोग काले होते हैं। तो देखो उष्ण और कटिबंध क्यों आया? कटिबंध क्यों आया? मैंने बोला था कि दो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। वही कटिबंध शब्द यहाँ पे आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जाके उष्ण कटिबंध। क्या हो गया? ये हो गया उष्ण कटिबंध। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे 66.5, 23 से 66.5 डिग्री पे, 2 नंबर, सेकंड नंबर पे चल रहे, 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र, 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है, इसे कुछ 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं एक भाग में डिवाइड कर दिया गया है। देखना आप, इससे जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे नाम दे दिया गया है उपोष्ण। क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया उपोष्ण। क्या नाम दिया गया? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। इसे क्या नाम दिया गया है? उपोष्ण और कटिबंध। इसके बाद जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है जो, इसे कहा गया है शीतोष्ण। लिखते जाना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहां से लिखना है। शीतोष्ण कटिबंध। ओके, इसके बाद वही कंडीशन इस तरफ भी है। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उपोष्ण। ये वाला क्या कहलाएगा? उपोष्ण कहलाएगा। वन मिनट, तो हमने हम क्या बता रहे थे आप लोगों को
कि जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23 डिग्री नॉर्थ में और 23 डिग्री साउथ में ये उष्ण कटिबंध। और जब इसके ऊपर चलते हैं 23.5 और 66.5 के, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसे जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उष्ण के जो पास वाला क्षेत्र होता है उसे हम नाम दे देते हैं उपोष्ण, और जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। अब आखिर इसे शीत कटिबंध, ये भी क्षेत्र है ये भी क्षेत्र है, शीत और कटिबंध। आखिर इसे शीत कटिबंध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बरसात होती है, ठंडक होती है, ठंड की वजह से सर्दी का मौसम यहाँ ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे शीत मतलब ठंडक, यहाँ पे शीत कटिबंध कहा जाता है। उसके जो पास वाला लगा हुआ क्षेत्र जो होता है ये क्षेत्र, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे हम पहले भी लिख चुके हैं, शीतोष्ण। क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। तो इसी वजह से ये जलवायु का निर्धारण आखिर कौन कर रहा है, तो जलवायु जो आती है, हमारे यहाँ की जलवायु जो है वो हमारे यहाँ की जो भारत की जलवायु है या किसी अदर कंट्री की जलवायु है, किसी की जहां राज्य क्षेत्र या किसी की क्षेत्र की बात की जाए, पर्सनल क्षेत्र की बात की जाए, तो वो निर्धारण कौन करता है, जलवायु का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, ये हमारी करती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन करता है, अक्षांश रेखाएं। तो हमने आपको यह बता दिया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या मतलब इनकी दूरी कितनी होती है, और बाकायदा मैंने आपको यहाँ पे इसमें भी समझा दिया, ग्लोब में भी बता दिया है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आगे बढ़ चलिए, क्योंकि कुछ और भी समझाना है, काफी चीजें अभी बकाया है, और मैंने तो अभी थोड़ा सा वही जो पहले समझाया था, पहले बताया था, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ देशांतर की। क्या, अभी मैंने आपको बात की अक्षांश रेखाओं की, अब मैं बात करूंगा देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनकी दूरी क्या होती है, क्या निर्धारण करती हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये बाकायदा हर टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा देशांतर रेखाओं से, एक भी आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलो इसे इरेज करता हूं और आगे की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले जो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं या जो चीजें मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूं, कोई मैप बना रहा हूं, उसमें भी आप लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और मैप के सहारे आप बढ़ते जाइए, क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं आपको यहाँ पे बाकायदा मैप के जरिए से समझा दूं, लेकिन बस हाँ ये है कि मैं इस व्हाइट बोर्ड पे आपको मैप बना के समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको भी समझ में आए। और हाँ, आप अपने कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी डिजिटल बोर्ड हो, कहीं भी यूज किसका भी हो रहा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मैप बनाने की कोशिश कीजिए। और मैप से क्या होता है, 100% मेरे माइंड में सेट हो जाता है कि आखिर ये चीजें मुझे कहाँ से कहाँ ली गई। और ये जैसे राज की बात की जाए, अभी आप लोगों को शायद राज नहीं पता होगा कहाँ दक्षिण में कौन से राज होते हैं, उत्तर में राज कौन से होते हैं, और टेट वालों में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि उत्तरतम, जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के उत्तर में कौन सा राज्य है, अब आपको साउथ का दे देगा, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि साउथ का है ये, पश्चिम का है, पूर्व का है। यदि आपको पता होगा, उसकी स्थिति पता होगी, तो आप 100% वहां पे आंसर लगा सकते हैं। ठीक, तो आप मैप जरूर बनाइए, जो भी मैं मैप बना रहा हूं उसको बनाने की कोशिश कीजिए, आपका जरूर इंप्रूवमेंट होगा। चलो अब चलते हैं, बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। क्या बात करेंगे, देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हर टाइप जो बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा देशांतर रेखाओं से, वो सब यहाँ से मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलो देशांतर रेखाएं, क्या आपको हेडिंग डाला है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में सबसे पहले क्या होता है, देशांतर रेखाएं कहां से कहां खींची जाती हैं, सबसे मेन फैक्ट होगा देशांतर रेखाएं कहां से कहां खींची जाती है, इनकी स्थिति क्या होती है, और जो देशांतर रेखाएं हैं उनको क्या नाम दिया गया है, और भी मतलब कुछ जो भी फैक्ट बनेंगे उसको क्या क्या कहेंगे, और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं, जैसे उसमें 3 फैक्ट बने थे, इसमें भी 3 फैक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देशांतर रेखाएं हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि देशांतर रेखाएं, लिखना स्टार्ट करें, फिर बाद में मैं आप समझाऊंगा। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं किधर से किधर, अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची गई थी, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, बताइए। अक्षांश रेखा जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची गई थी, या पश्चिम से पूरब, या पूरब से पश्चिम, तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब खींची गई थी, ना कि पूरब से पश्चिम। ये भी बहुत कंफ्यूजन करने वाला सवाल है।
तो अक्षांश रेखाएं कहाँ खींची गई हैं? पूरब से पश्चिम खींची गई थी। अब देशांतर रेखाएं की बात करें, अब देशांतर रेखाएं, हाँ देशांतर रेखाएं किधर से किधर? उत्तर से, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं तथा यह पूर्व से पश्चिम का निर्धारण करती हैं, पूर्व से पश्चिम का निर्धारण करती हैं, अभी मैं एक एक फैक्ट आपको समझाऊंगा, अभी आप नोट डाउन करते जाइए, जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं वो चीज आप नोट डाउन करते जाइए। तो हमने बोला अच्छा देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं तथा यह पूरब की, जो पूरब से पश्चिम की वो स्थिति बताती हैं। उसके बाद अगला फैक्ट, नंबर 1 फैक्ट था। दूसरा नंबर लिख लीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा दो गोलार्धों में, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा दो गोलार्धों में बांट देती है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो दो गोलार्धों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, नोट डाउन कर लिया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हमने बोला देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से, देखो हमने बोला देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं तथा स्थिति जो होती है वो पूरब से पश्चिम बताती हैं। यदि बात की जाए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा दो गोलार्धों में डिवाइड कर देती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा दो भागों में डिवाइड कर देती है, पृथ्वी के दो गोलार्ध बन जाते हैं, एक आपका हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, एक हो जाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। जबकि देशांतर रेखाओं ने क्या किया था, देशांतर रेखाएं जो थी वो पश्चिम से पूर्व में खींची जा रही थी। स्थिति क्या थी, स्थिति वो उत्तर से दक्षिण बता रही थी, और जो वो गोलार्ध में डिवाइड कर रही थी, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर रही थी। यहाँ पे 4 पार्ट पृथ्वी के हो चुके हैं। अब ये फैक्ट लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ और फैक्ट लिखाने वाला हूं, तो लिख लिया होगा, जल्दी से लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब थर्ड फैक्ट क्या होगा, थर्ड फैक्ट यहाँ पे 3 नंबर डाल दीजिए। तीसरा फैक्ट देखो, 1, 2 और तीसरा फैक्ट क्या होगा, हमने इनकी स्थिति भी बता दी। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान रेखा ग्रीनविच रेखा, प्रधान रेखा ग्रीनविच रेखा तथा याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ओके, तो देखो समझ में आया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान रेखा ग्रीनविच रेखा तथा याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। और भी कुछ नाम है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं इसे, ग्रीनविच अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एक और लिख लीजिए,
या फिर लिख लीजिए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। समय और तिथि में दोनों में फर्क है। समय रेखा किसे कहेंगे? समय रेखा कहेंगे 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है। तिथि रेखा किसे कहेंगे? तिथि रेखा भी यहां नोट डाउन कर लीजिए। 4th नंबर पे 180 डिग्री, किसे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को समय रेखा कहते हैं। समय रेखा कहते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे 4 फैक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे पहला फैक्ट मैंने बताया कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो पूर्व से उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। स्थिति की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण में स्थिति बताती हैं, पूर्व से पश्चिम स्थिति बताती हैं। तथा ये बताए गए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा या समय रेखा या इसे याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसे कई नामों से जाना जाता है। उसके बाद बात की समय और तिथि दोनों हमने एक साथ लिखा दी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहेंगे? हम समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समय रेखा नहीं, समय नहीं, इसे हम तिथि रेखा कहते हैं। सॉरी, समय अंतरराष्ट्रीय, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तिथि रेखा। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं तिथि रेखा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे की तरफ चलते हैं। फोर फैक्ट हो चुके थे, 5 लिख लीजिए। अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं में सबसे मेन फैक्ट हो चुका है कि देशांतर रेखाएं जो है वो देशांतर रेखाएं केवल, लिख लेने, देशांतर रेखाएं केवल, देशांतर रेखाएं केवल समय तथा तिथि का निर्धारण करती हैं। समय तथा तिथि का निर्धारण करती हैं। ठीक, तो हमने बोला था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा समय तथा तिथि का निर्धारण करती हैं। जैसे अपनी बात की जाए, अपने इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कौन सा समय रेखा है? किससे समय हम लोग अपने नापते हैं? समय जो है किससे लिया गया? कौन से देशांतर है या अक्षांश है, क्या है? तो हम लोग सीधे से जवाब होता है कि मेरा कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। क्या? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो मानक माना गया हमारे समय रेखा, उसी से हमारा समय चलता है। ठीक, तो देशांतर रेखा क्या करती है? देशांतर रेखा सिर्फ और सिर्फ समय तथा तिथि का निर्धारण करती हैं, जबकि अक्षांश रेखा क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। अब हमने जलवायु के बारे में बता दिया था, जलवायु कैसे निर्धारण करती हैं। उसके बाद अगला फैक्ट लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। लिखते जाइए। 6 नंबर फैक्ट हो चुका है। उसके बाद 7th हम लिखते हैं यहाँ पे, तब तक 6 यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए। तो हमने बोला दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। अगला फैक्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि हमने अक्षांश के बारे में बताया था, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। जबकि देशांतर की बात की जाए तो देशांतर की होती है 111.32 किलोमीटर। और इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने 6 नंबर। उसके बाद 7th नंबर लिखिए। 7th लिख चुका है। 8 नंबर लिखिए। अक्षांश तथा, ये अगला फैक्ट है, अक्षांश तथा देशांतर। क्या? अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं से पृथ्वी पर बने काल्पनिक रेखाओं की जाल, काल्पनिक रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ये लास्ट फैक्ट था कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं से जो पृथ्वी पर बना ग्लोब होता है, ग्लोब में आपने देखा होगा देशांतर रेखा अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पे एक जाल टाइप का समझ में आता है। तो उस जाल को क्या कहते हैं? उस जाल को हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जाल को हम क्या कहते हैं? उस जाल को हम ग्रिड कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेस्ट लगे आप वो जल्दी से करिए। और मैंने आपको बताया कि एक एक फैक्ट आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये फैक्ट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हो सकता है अगले टाइम, देखो यहाँ पे एक एक चीजें वही चीज दोबारा नहीं आ पाती है। कुछ जो आज आप बोलोगे वही शायद आपसे दोबारा बोलने के लिए बोला जाए तो आप उस फैक्ट को दोबारा नहीं बोल पाओगे, या उसी ही लय से, उसी लैंग्वेज से, उसी मतलब जो चीज आज समझा पा रहा हूं शायद कल कुछ अलग फैक्ट हो जाए, नेक्स्ट दिन अलग हो जाए। लेकिन जो आज समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए, एक एक फैक्ट समझिए। और कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं और आपको बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो फैक्ट मैंने आपको समझाए या जो मैंने फैक्ट आपको लिखा है, अब देशांतर रेखाओं के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब आप समझिए कि क्या है देशांतर रेखाएं और कौन जाल होता है, क्या होता है देशांतर रेखाएं, सब कुछ यहाँ पे। और हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, कुल देशांतर रेखाओं की अभी संख्या नहीं हुई है। तो 9 नंबर फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, कुल संख्या। क्या? कुल देशांतर। उसके बाद कुल देशांतर रेखाएं, उसके बाद बात की जाए कुल देशांतरी व्रत। तो कुल देशांतर की बात की जाए तो 360, कुल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो 360, और व्रत की बात की जाए तो 180। ये कैसे? ये भी आपको इन सवालों के भी जवाब मिलेंगे। हर एक सवाल को जो भी सवाल यहाँ पे बन रहा है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है आपके माइंड में बन रहा होगा। मेरा काम ये नहीं है सिर्फ मैंने आपको लिखा दिया बस लिखते जाइए, रट्टा मारते जाइए। नहीं, रट्टा नहीं मारना है, आपको एक एक चीज समझना है कि आखिर ये 360 ही क्यों, ये 180 ही क्यों, और ये भी 360 क्यों। उसमें आपने कर दिया था 180, 179, 181, बट इसमें क्यों नहीं किया आपने? तो इन सवालों के आपका जवाब मिलेगा। और आपके सवाल जायज हैं या नहीं बन रहे हैं तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कि कोई सवाल बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आप तीनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था तो मेरे भी माइंड में सवाल आया था कि आखिर ये 360 क्यों। तो वही सवाल लेके मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, या आप पूछ सकते हैं मेरे से। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि आप लोग सामने होते हैं और आपका जवाब तुरंत क्विकली पूछ सकते हैं, बट ये होता है कि इसमें काफी कमेंट चलते हैं तो नहीं समझ में आता है। बट हाँ, जो भी क्वेश्चन बन रहा है जो मुझे फील होता है कि यहाँ ये आप लोग पूछ सकते हो, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, चलो। तो देशांतर रेखाओं का जो मैंने लिखाना था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में समझाना है कि क्या देशांतर रेखाएं हैं
और कौन देशांतर रेखाएं होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें बनती हैं, इन चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आई होप इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। चलो, ये क्या बन गया है, ये एक ग्लोब का निर्माण हो गया। किसका हो गया, ये एक ग्लोब का निर्माण हो गया, किससे बड़ा ग्लोब बन गया। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, ये ग्लोब है। ठीक, ये ग्लोब है। अक्षांश रेखाएं हम इधर से खींचते थे, लेकिन देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है। शायद हमने आपको बताया था देशांतर रेखाओं के बारे में, और भी फैक्ट है, लेकिन चलो वो भी बता देते हैं। ये आखिर देशांतर रेखाओं का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे निर्माण हुआ। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है नॉर्थ की तरफ, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये साउथ, क्या है, ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण डायरेक्टली हम बता दें, याद करने की कोशिश करना। इसका निर्माण जो हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ, और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसे कहा यहां लिखते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है ध्रुव तारे की मदद से। किसके, ध्रुव तारे की मदद से। और इसका निर्माण हुआ है सदन क्रॉस तारे की मदद से, सदन क्रॉस तारे की मदद से। अब ये कैसे हुआ, तो ये ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा का जो प्रकाश जब सीधा गिरता है, जहां जिस जगह पृथ्वी के केंद्र पर या जिस जगह सीधा प्रकाश गिरता है, उसी को नॉर्थ पोल मान लिया जाता है। और जो सदर्न क्रॉस तारे का प्रकाश सीधा जब गिरता है, सीधा जिस दक्षिणी ध्रुव पे गिरता है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, साउथ। तो इसका निर्माण, दक्षिणी ध्रुव का निर्माण कौन करेगा, सदर्न क्रॉस तारा करेगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव का निर्माण कौन करेगा, तो वो करेगा ध्रुव तारे। आखिर इसका निर्माण किसने किया, चलो इसका भी देख लेते हैं। ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसका निर्माण सीधा सा ऐसे हुआ, जब ध्रुव तारे का जो सीधा प्रकाश जब नॉर्थ की तरफ गिरा, तो उसे हमने नॉर्थ पोल मान लिया। जो इसका प्रकाश जो सीधा था, इसका आपतन कोण जहां भी 0 हो गया, इसका आपतन कोण जहां भी 0 हो गया, उसे हमने क्या मान लिया, उसे हमने मतलब पूरब पश्चिम मान लिया। और उसके बीच से एक लाइन खींच दी, तो ये 2 पार्ट में, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्माण हो गया। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण ऐसे हुआ, जब ध्रुव तारे का प्रकाश जो है, ध्रुव तारे का प्रकाश सीधा ना गिरकर जहां उसका आपतन कोण 0 डिग्री बनाता है, वहीं से एक काल्पनिक रेखा खींचकर इसका निर्माण जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसका निर्माण कर दिया। लेकिन पूछे कि नॉर्थ पोल का निर्धारण कैसे हुआ, तो नॉर्थ पोल का जो निर्धारण है या उत्तरी ध्रुव का निर्धारण जो है, वो कौन करता है, वो ध्रुव तारा करता है। जहां पर उसका प्रकाश सीधा गिरता है, उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं। जब सदर्न क्रॉस तारे का जो प्रकाश सीधा गिरता है, तो उसे हम साउथ मान लेते हैं। ये चीजें समझ में आई। तो हम अक्षांश रेखाओं की तो बात कर नहीं रहे थे, तो अक्षांश रेखा हम यहां से हटा देते हैं। हम बात कर रहे थे, यहां पे हम बात कर रहे देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं की जब बात करें, तो देशांतर रेखाओं पे ही चलना है। तो देशांतर रेखाएं, जो ये रेखा है, ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे हमने क्या क्या नाम दिया था, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने क्या क्या नाम दिया था, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने कहा था याम्योत्तर रेखा। क्या कहा था, याम्योत्तर रेखा। उसके बाद हमने कहा था इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। उसके बाद इसका नाम क्या दिया था हमने, इसके बाद कहा था इसे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक, ये चीजें, ये इसके नाम थे, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके नाम थे। अब समझ में आया।
ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच ही नाम क्यों? तो ग्रीनविच नाम इस वजह से क्योंकि ये एक ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, वहां से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा निकाली गई है, काल्पनिक रेखा, इसी वजह से इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मतलब जो सब देश एक ही समय से निर्धारण हो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी से सभी देश अपना मानक समय लेते हैं, इसी से क्या लेते हैं? तो इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा गया। उसके बाद बात करते हैं, अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो देशांतर रेखाएं हमने बोला था किधर से किधर खींची जाती हैं? किधर से? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देशांतर रेखा जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, लेकिन ये रुकती नहीं है, ये पूरी एक देशांतर रेखा हुई। लेकिन जब हम बात करते थे अक्षांश रेखाओं की, तो ये एक हाफ जो है, हाफ अक्षांश रेखा एक हो जाती थी। तो ये एक देशांतर रेखा दूसरी देशांतर रेखा चली, ये दूरी ये पूरी तय कर ली। ये अब दिख तो आपको 4 रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बट ये 4 नहीं, एक पूरे ग्लोब का निर्माण करती है, एक गोला का निर्धारण करती है। इस वजह से इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 360। कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 360। अब वृत्त की बात की जाए, ये जो एक रेखा चल रही थी, ये पूरे यहां से चली और यहीं पर आ गई, एक वृत्त बनाया, या देखना ये पूरा एक वृत्त बनाया, दूसरी रेखा चली, ये एक वृत्त बना लिया। यदि रेखाओं की बात की जाए तो रेखाएं तो 4 हो गई हैं, बट वृत्त की बात की जाए तो वृत्त तो सिर्फ 2 हुए। कितने हुए? वृत्त तो 2 हुए। इसी वजह से 360 360 और 180, मतलब ये 360 रेखाएं हैं। जब 360 रेखाओं को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 आ जाता है। तो वृत्त कितने बनते हैं? 180 वृत्त बनते हैं। तो हमने बोला जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। अब स्थिति की बात करें तो ये स्थिति है, ये स्थिति निर्धारण किधर से कर रही है? पश्चिम से पूर्व। किधर से? ये पश्चिम से पूर्व जो है वो देशांतर रेखाएं निर्धारण कर रही है। अब हमने बोला था इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनकी बीच की दूरी जो ये होती है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बीच की दूरी को हमने आपको बताया था, बीच की दूरी को हम कहते हैं गोर। क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। तो ये कुछ देशांतर रेखा यहाँ कम ज्यादा डिस्टेंस कम ज्यादा होती है, तो इसको मान लिया जाता है कि लगभग में कितना, लगभग में अप्रोक्स में मान लिया जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग में होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी? 111.32 किलोमीटर। तो जो चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फैक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और समय रेखा क्या होता है, समय आखिर क्यों निर्धारण करता है, समय कम ज्यादा क्यों होता है, हमारे यहाँ कुछ अलग टाइम है और इंडिया के कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ उधर अदर टाइम है, या जहाँ सूर्य निकलता है सूर्य अस्त होता है उसमें 2 घंटे का फर्क होता है। सूर्य 2 घंटे बाद हमारे इधर, मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजे निकल रहा है तो अप्रोक्स में गुजरात में 9 बजे सूर्य निकलेगा। आखिर ये क्यों होता है? इन चीजों के भी सवाल आपको जरूर मिलेंगे। और आखिर डिफरेंट सिर्फ 2 घंटे का होता है या अप्रोक्स में भी निकाल सकते हैं हम, वो भी आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि हमने बोला था कि कुछ कारणों की वजह से वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगी, हमारी भी रेगुलर अपलोड होगी, और रवि सर की तो वीडियो अपलोड हो ही रही है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना, सोच रहा था कि मैराथन चलाऊंगा, बट थोड़ी सी समस्या की वजह से या गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ मैराथन। नेक्स्ट संडे जरूर मैराथन लगाऊंगा। तो ये बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो देशांतर रेखा मैंने आपको समझाई या लिखवाई, या जो भी फैक्ट मैंने आपको 8 से 10 फैक्ट देशांतर रेखाओं के बारे में समझाए बताए, वो आपको बताना है कि क्या आपने कभी उन चीज़ों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, किन चीज़ों को पढ़ा है, कौन चीज़ें, क्या आपके पॉइंट मिस हो गए थे, क्या आपने उन पॉइंटों को, कौन से पॉइंट आपने मिस कर दिए थे, कौन से पॉइंट आपने नहीं पढ़े थे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।